आसी अपने कपड़े पहनकर ट्रेनिंग के लिए निकल गई। सभी बच्चों को बहुत ही कठिन ट्रेनिंग दी जा रही थी। स्विमिंग से लेकर फाइटिंग, रनिंग, गन शूटिंग और भी न जाने कितनी तरह की ट्रेनिंग, जिससे सभी बच्चे बहुत थक जाते थे। शाम को ट्रेनिंग के बाद आसी कमरे में आई। उसे क्रिस पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी और उसे नहीं पता था कि क्रिस सब लोगों से इतनी ट्रेनिंग क्यों करवा रहा है। उसे तो वह हमेशा साइको ही लगता था। आसी फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ जा रही थी, तभी उसकी नज़र सोफे पर रखे हुए पैकेट पर पड़ी जिसमें क्रिस ने उसके लिए कुछ रखा था। उसे क्रिस की बात याद आई। क्रिस ने न जाने क्या ही गिफ्ट रखा होगा। यह सोचकर आसी ने जल्दी से वह पैकेट खोला तो हैरान रह गई क्योंकि उसमें बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का गाउन रखा हुआ था। उस गाउन को देखकर आसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अब वह उस ड्रेस को पहनना चाहती थी और क्रिश को दिखाना चाहती थी। इसलिए वह जल्दी से बाथरूम में गई और उस गाउन को पहनकर तैयार हो गई, जिसे पहनने के बाद वह बहुत ही क्यूट प्रिंसेस की तरह लग रही थी। और तभी उसे क्रिश की बात याद आई कि यह ड्रेस किसी को भी नहीं दिखानी है, ना ही इस बारे में किसी से बात करनी है। पर बेचारी तो बच्ची थी, उसके पेट में कहाँ कोई बात पचने वाली थी। उसने जल्दी से इंटरकॉम पर कॉल करके अपना खाना कमरे में ही मंगा लिया और क्रिश के डर से खुद कमरे से बाहर नहीं गई। बटलर से फोन करके उसने नताशा और कैथी को कमरे में ही बुला लिया। उसकी दोनों दोस्त काफी थकी हुई थीं, पर आसी के बुलाने पर दोनों कमरे में आ गईं और अब आसी को इतनी खूबसूरत ड्रेस में देखकर दोनों की आंखें चमक उठीं। कैथी ने जल्दी से एक्साइटेड होते हुए आसी से पूछा, वाह आसी, यह ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है। तुम क्या कहीं जा रही हो क्रिस के साथ डेट पर? कैथी की बात सुनकर आसी ने मासूमियत से जवाब दिया, डेट? वह क्या होता है? मुझे नहीं पता मैं कहीं जा रही हूँ या नहीं। मुझे साइको ने यह ड्रेस दी थी और कहा था शाम को पहनकर तैयार रहना और किसी को इस बारे में बताना नहीं। पर तुम लोग तो मेरी दोस्त हो ना, इसलिए मैंने तुम लोगों को बता दिया। प्लीज साइको को मत बताना वरना वह नाराज हो जाएगा और हमेशा की तरह मुझ पर गुस्सा करेगा। आसी की बात सुनकर कैथी और नताशा दोनों ही हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन तुझे मेरे साइको ने यह ड्रेस क्यों गिफ्ट की? यह तो बहुत ही हॉट और सेक्सी है और तुझे डेट पर नहीं जा पता। नताशा अपना माथा पीटते हुए बोली, हे भगवान, यह लड़की क्या एलियन है? इसको डेट भी नहीं पता। बेचारा इसका साइको पता नहीं कैसे हैंडल करता है इसे। अरे टफर, डेट यानी जब एक लड़का और लड़की रोमांटिक टाइम बिताने के लिए कहीं बाहर जाते हैं उसे डेट कहते हैं। हमें लगता है तेरे साइको ने तुझे डेट ले जाने के लिए यह ड्रेस दी थी। अच्छा यह बताओ, उसने और कुछ कहा था क्या? आसी का खाना आ चुका था और अब तीनों सहेलियां खाना खाते हुए बातें करने लगी। आसी ने मासूमियत से अपनी दोनों दोस्तों को सारी बातें बता दी जो साइको ने कहा था और उसकी बातों को सुनने के बाद कैथी और नताशा मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। आसी को एक बार फिर उसने हंसने का कारण समझ नहीं आया और वह ना समझी हुई उन दोनों को देखते हुए बोली, अरे तुम दोनों हंस क्यों रही हो? मैंने कोई जोक नहीं मारा है, जो सच है वह बताया है। आसी की बात सुनकर कैथी और नताशा उसे समझाते हुए बोले, तेरे साइको ने जो बातें कही है इसका मतलब जानती है तू? वह अब तुझे सचमुच अपनी वाइफ बनाने वाला है और आज तुम दोनों के लिए बहुत स्पेशल दिन है। नताशा की बात आशी के पल्ले नहीं पड़ी और उसने मासूमियत से पूछा, सचमुच वाइफ बनाने वाला है? मतलब अभी तक हम दोनों क्या झूठ मूठ के हस्बैंड वाइफ थे? यह सुनकर नताशा अपना माथा पीटते हुए बोली, अरे ढक्कन, उस दिन हमने तुझे समझाया था ना कि तुम दोनों अभी सिर्फ शादी करके हस्बैंड वाइफ बने हो, पर तुम दोनों में अभी हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ नहीं हुआ। तुम दोनों ने अभी तक एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ जैसा प्यार नहीं किया और अगर ऐसे नहीं करोगे तो तुम दोनों के बेबीज कैसे होंगे और इसके बिना तो तुम दोनों की लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। नताशा की बात सुनकर आसी हैरान होते हुए बोली, क्या बेबीज? लेकिन वह तो मम्मी के पेट से निकलते हैं ना, तो प्यार करने से पेट में बच्चे कैसे आएंगे? आसी की बेवकूफी भरी बातें सुनकर कैथी और नताशा एक दूसरे का चेहरा देखने लगी और अब दोनों गुस्से में आसी को अपने तकियों से मारने लगी। आसी को कुछ समझ नहीं आया लेकिन वह अपने बचाव के लिए तकियों से लड़ाई करने लगी
और अब देखते ही देखते बेड का कबाड़ा हो गया। बेड का हाल देखकर आसी डरने लगी और उन दोनों को डांटने लगी कि साइको आएगा तो गुस्सा करेगा। बेड का हाल देखकर कैथी और नताशा भी डर रही थी। अब तीनों सहेलियां जल्दी जल्दी मिलकर बेड को संभालने लगी। तीनों ने मिलकर जल्दी से कमरे का हाल ठीक किया और अब तीनों सहेलियां बालकनी में सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। अब कैथी और नताशा ने डिसाइड किया कि आसी को खुलकर सब बताएंगे ताकि वह अपनी फर्स्ट नाइट को बर्बाद ना करे। और अब दोनों ने मिलकर आसी को सब बता दिया। हस्बैंड और वाइफ के फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में जानने के बाद आसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसमें उसे आंसू बहने लगे। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। आसी को डरते हुए देखकर कैथी और नताशा ने उसे शांत करते हुए कहा, आसी तू डर मत, यह इतना गलत भी नहीं है और तुझे तकलीफ भी नहीं होगी। साइको तो तुझे कितना प्यार करता है, वह तुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं देगा। लेकिन तू समझ, हस्बैंड और वाइफ के लिए यह जरूरी है। तुम दोनों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यह स्टेप लेना ही होगा। तू तो बहुत स्ट्रांग है ना, दिमाग से काम ले और थोड़ा मैच्योर बन। तू बस साइको की बात मानती जाना, ओके। अपने दोस्तों की हिम्मत देने से आसी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हुई और उसे अपने साइको पर भी भरोसा था कि वह उसे तकलीफ नहीं देगा। अब सभी बच्चों की नजर घड़ी पर पड़ी जिसमें रात के 11 बज रहे थे। अब कैथी और नताशा सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। आसी ने अपने आप को मजबूत कर लिया क्योंकि वह भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी, अपने साइको का प्यार हासिल करना चाहती थी। वह जाकर चुपचाप बेड पर बैठ गई और क्रिश के आने का इंतजार करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखें लगने लगी और वह बैठे बैठे ही सो गई। क्रिश पूरी रात घर नहीं आया। अगली सुबह आसी की आंख खुली। उसने क्रिश को अपने आसपास ढूंढा लेकिन क्रिश नहीं मिला। आसी को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसने रात भर उसका इंतजार किया था, पर क्रिश को कुछ काम होगा सोचकर वह बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गई और एक जीन्स और शर्ट पहनकर अपनी डेली रूटीन पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए निकल गई। आसी दिन भर क्रिश के आने का इंतजार किया, पर देखते ही देखते यह दिन बीत गया और क्रिश नहीं आया। अब आसी को रात काटना भी मुश्किल हो रहा था। वह एक बार फिर क्रिश का इंतजार कर रही थी, शायद वह रात को आ जाए, लेकिन क्रिश रात को भी नहीं आया। और अगली सुबह आसी को अपने दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी। ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ना चाहते हुए भी वह एक बार फिर अपने डेली रूटीन के लिए निकल गई, लेकिन आज वह कहीं खोई खोई लग रही थी। उसकी ट्रेनिंग और पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था। यह बात घर में सभी लोग नोटिस कर रहे थे। तभी आसी से रहा नहीं गया और उसने राहुल से कहा, बाबा देखो ना, साइको घर नहीं आ रहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप साइको को कॉल करो ना, वह घर कब आएगा। आसी की मासूमियत भरी बात सुनकर राहुल को भी उस पर दया आ रही थी। उसने बचपन से आसी को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया था। उसकी आंखों का दर्द राहुल से भी बर्दाश्त नहीं होता था। क्रिश, रॉकी और निक से ज्यादा आसी राहुल के दिल के करीब थी। इसे एक इमोशनल अटैचमेंट कहा जाए या यह दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता, जो भी कह लो। राहुल ने आसी को अपने सीने से लगाते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम चिंता मत करो आसी, तुम्हारा साइको आ जाएगा। मैं क्रिश को कॉल करता हूँ और पता करता हूँ वह कहाँ है, ओके। राहुल की बात सुनकर आसी ने बच्चों की तरह मासूमियत में सर हिलाया। अब राहुल ने क्रिश को कॉल किया लेकिन क्रिश का कॉल नहीं लगा। फिर उसने राका को कॉल किया लेकिन राका का कॉल भी नहीं लग रहा था। अब राहुल को भी फिक्र होने लगी थी क्योंकि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, राका कॉल जरूर उठाता था। देखते ही देखते यह दिन भी बीत गया और आसी के पूछने पर राहुल ने झूठ बोल दिया कि क्रिश एक जरूरी काम से छोटे से विलेज एरिया में गया है और वहां नेटवर्क नहीं मिलता। उसने बड़ी मुश्किल से अपने किसी आदमी से मैसेज भिजवाया था कि आसी अच्छे से खाना खाए, अपना ख्याल रखे और ट्रेनिंग और पढ़ाई पर ध्यान दे। क्रिश आएगा तो उसके लिए गिफ्ट लाएगा। राहुल की बात पर आसी ने बड़ी मासूमियत से यकीन कर लिया और उसने राहुल से कहा कि वह साइको को खबर भेज दें कि उसे गिफ्ट नहीं चाहिए, साइको आ जाए बस काफी है। आसी की मासूमियत भरी बातें सुनकर राहुल को खुशी की याद आ रही थी। खुशी भी बिल्कुल ऐसे ही थी, उसे किसी से गिफ्ट या किसी भी चीज की उम्मीद नहीं थी।
वह सिर्फ अपने रिश्तों को अहमियत देती थी। राहुल ने एक बार फिर मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और अपने आप से कहा, थैंक यू फाइटर, अपनी परछाई आशी के रूप में हमारे जिंदगी में देने के लिए। और इसी तरह देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। क्रिस घर नहीं आया और अब घर में सभी लोगों को चिंता होने लगी। राहुल ने अब अपने लोगों को क्रिस और राका की खोजबीन के लिए भेज दिया था, पर सच तो यह था कि उसे भी नहीं पता था वह दोनों कहाँ गए हैं। क्रिस के गले में जो ट्रैकिंग डिवाइस थी वह उस चेन में थी जो उसने आशी को पहना दी थी, और उसने शायद दूसरा चेन कैरी नहीं किया था, इसलिए राहुल को भी उन लोगों की कोई खबर नहीं मिल रही थी। घर के सभी बड़े बहुत परेशान थे, पर उन्होंने बच्चों तक यह खबर पहुंचने नहीं दी थी। ऐसे ही करते करते 12 दिन बीत गए। आशी काफी परेशान थी। वह किसी को दिखाती नहीं थी, पर वह अकेले में बैठकर बहुत रोती थी, क्योंकि साइको ने जाने के बाद उससे एक बार भी बात नहीं की थी। और अब वह कान्हा जी को याद करते हुए अपने साइको को भेजने की दुआ करती थी। मन ही मन वह उससे शिकायत करती थी कि साइको के आने के बाद वह उससे बहुत लड़ेगी, उससे बात नहीं करेगी, लेकिन उसका दिल ही जानता था कि वह साइको से बात करने के लिए कितनी बेताब है। अब 15 दिन बाद अचानक ही राका ने राहुल को कॉल किया। राहुल, जो इस वक्त घर के सभी बड़े लोगों के साथ बैठकर क्रिश को कैसे ढूंढा जाए इस बारे में डिस्कस कर रहा था, क्योंकि उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। राका की कॉल सुनकर सभी के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण नजर आई, पर राका की आवाज सुनकर राहुल काफी परेशान हो गया, क्योंकि राका की आवाज में एक दर्द और तकलीफ नजर आ रही थी। राका की बातों को सुनने के बाद राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। घर के सभी लोग बेताबी से क्रिश की सही सलामत होने की खबर सुनने के लिए बेचैन थे, और तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और कॉल रखते ही राहुल धड़ाम से सोफे पर गिर गया। अचानक राहुल को इस तरह गिरते हुए देखकर घर के सभी लोग बहुत परेशान हो गए। सभी राहुल को संभालने की कोशिश करते हुए यह जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर राका ने क्या कहा। निकिता ने जल्दी से पानी लाकर राहुल को पिलाया। ऐना राहुल को कंफर्ट फील कराते हुए बोली, राहुल क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? प्लीज कुछ कहिए, आप रो क्यों रहे हैं? हमारा दिल बैठा जा रहा है, प्लीज कुछ बोलिए। कुछ पलों के बाद राहुल ने खुद को कंट्रोल किया और फिर सभी लोगों को देखते हुए बोला, कुछ भी ठीक नहीं है ना। दरअसल क्रिश एक डील के लिए गया हुआ था और अचानक वहां बम ब्लास्ट हुआ। क्रिश खाई से नीचे गिर गया और उसका कुछ पता नहीं चल रहा। राका बम ब्लास्ट में बहुत घायल हो गया था, इसलिए वह इतने दिनों से बेहोश था और अभी थोड़ी देर पहले उसे होश आया है। होश आते ही उसने सबसे पहले हमें कॉल की। क्रिश के गार्ड क्रिश को ढूंढ रहे थे, पर क्रिश का कुछ अता पता नहीं चल रहा। कहते हुए राहुल रोने लगा और उसकी बात सुनकर आप सभी लोगों की आंखों में आंसू आते। अब सभी पहल करने लगे थे। आखिर वही हुआ जिसका डर आज सभी लोगों को था। न जाने क्यों सभी लोगों का दिल किसी अनहोनी के डर से घिरा हुआ था। और तभी कुछ देर बाद रुद्र ने खुद को संभालते हुए सभी को समझाया, निकिता, राहुल, संभालो खुद को। तुम लोग भूल रहे हो, इस वक्त हम लोग विला में अकेले नहीं हैं। बच्चे कभी भी आते होंगे और यह बात हमें बच्चों से छुपानी होगी। अगर किसी भी बच्चे को यह पता चला तो आशी तक यह बात पहुंच जाएगी। आशी के बारे में सोचो, हम लोगों का जब यह हाल है तो उसका क्या होगा। तुम लोग अच्छे से जानते हो क्रिश के जाने के बाद उसकी क्या हालत है। वह हर दिन उस उम्मीद में रहती है कि क्रिश आएगा। उसने खुद का ख्याल रखना छोड़ दिया है, खाना पीना टाइम पर नहीं खाती और कहीं खोई खोई सी रहती है। अगर उसे यह पता चल गया तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने आप को नॉर्मल दिखाओ। मुझे पूरा यकीन है क्रिश ठीक होगा और राका उसे जल्दी ढूंढ लेगा। हमें यह सिचुएशन बच्चों से संभाल कर रखनी होगी। रुद्र की बात सुनकर सभी लोग किसी तरह खुद को संभालते हैं। ऐना माँ थी, उसका दिल तो दर्द से फटा जा रहा था। शाम के वक्त डाइनिंग टेबल पर बड़ों का खाना खाने का मन नहीं था, पर बच्चों को नॉर्मल दिखाने के लिए वे लोग न चाहते हुए भी खाना खा रहे थे। लेकिन ऐना से तो खाया नहीं जा रहा था और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कहकर वह बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई, जहां वह अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी।
वह बाहर बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को संभाल रही थी और थोड़ी ही देर में राहुल भी उसे संभालने कमरे में आया। अब दोनों ही एक दूसरे के सीने से लिपट कर रो रहे थे। इधर दूसरी तरफ आसी भी क्रिश को याद करते हुए खाना नहीं खा रही थी। वह चुपचाप उठकर कमरे में आई, लेकिन तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने बेमन से कॉल रिसीव किया और सामने वाली आवाज सुनकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि दूसरी तरफ क्रिस था। साइको, साइको तुम, साइको कैसे हो तुम घर क्यों नहीं आ रहे? क्या तुम मुझसे नाराज हो? देखो प्लीज घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कहते हुए आसी रोने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से क्रिश ने आसी से कहा, फायरफ्लाई मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे बहुत जरूरी काम से अफ्रीका जाना पड़ रहा है और वहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुम मेरी अच्छी फायरफ्लाई हो, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना और घर में सभी लोगों का ख्याल रखना। मेरे पीछे तुम सब संभाल लेना। तुम अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग पर ध्यान देना और सबसे बड़ी बात, रोना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। मुझे पता है तुम सब संभाल लोगी, क्योंकि तुम तो मेरी स्ट्रॉन्ग फायरफ्लाई हो ना। क्रिस के यह 4 शब्द सुनकर आसी की आंखों में बह रहे आंसू चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। आसी मुस्कुराते हुए क्रिस से बोली, तुम चिंता मत करो साइको, मैं सब संभाल लूंगी। अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग पर ध्यान दूंगी, घर में सबका ख्याल रखेंगे। तुम सब जल्दी आ जाओ बस। तुम्हारी फायरफ्लाई सचमुच बहुत स्ट्रांग है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी साइको। आसी को इन शब्दों को कहने के बाद कॉल अचानक ही डिस्कनेक्ट हो गई। अब आसी शांति से मुस्कुराते हुए अपने बेड पर चली गई और क्रिस के पिलो को अपने सीने से लगाकर उसे किस करके बड़ी ही प्यार से बोली, आई लव यू साइको। और देखते ही देखते आसी की आंखें लग गईं और वह सो गई। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर घर के बड़े काफी दुखी और मायूस लग रहे थे, पर बच्चों के सामने वह खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और तभी आसी, जो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर क्रिश की बगल वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी, वह आज चहकते हुए घर के सभी बड़ों के खाने का ध्यान रख रही थी, सबको अपने हाथों से खाना परोस रही थी। आसी को खुश देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इतने दिन से मायूस थी और अचानक आज खुश हो रही है। और तभी नताशा ने उसके चेहरे की मुस्कान देखकर पूछा, अरे आसी, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। लगता है तुम्हें तुम्हारे साइको ने कॉल किया था और इसलिए तुम्हारे चेहरे की मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही। नताशा की बात सुनकर आसी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, साइको ने मुझे फोन किया था और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। अब आसी है ना? और राहुल की तरफ देखते हुए बोली, मॉम, बाबा, आप लोगों को पता है साइको ने कहा है कि मैं आप लोगों का ख्याल रखूं, क्योंकि आसी बहुत स्ट्रांग है और मैंने भी साइको से कह दिया है कि मैं आप लोगों का ख्याल रखूंगी। वह चुपचाप अपना काम करे, उसने मुझे कहा है वह जल्दी काम निपटा कर आ जाएगा। आसी की बात सुनकर सभी बच्चे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन घर के बड़े हैरान रह गए। क्या सचमुच क्रिश ने आसी को फोन किया था? और तभी ऐना ना समझते हुए आसी को देखते हुए बोली, आसी तुम यह क्या कह रही हो बेटा? क्रिश ने तुम्हें कब फोन किया? कहीं तुम्हें कुछ गलतफहमी तो नहीं हो रही? यह सुनकर आसी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कैसी बात कर रही हैं मॉम? मुझे भला गलतफहमी कैसे हो सकती है? साइको ने मुझे कल रात ही फोन किया था और कह रहा था उसे बहुत जरूरी काम है, इसलिए फिलहाल वह नहीं आ सकता। मैं अपना काम और आप लोगों का ख्याल रखूं, इसलिए अब मैं घर की हेड हूं। आप लोगों को मेरी बात माननी होगी, समझे? अब आसी अपनी कमर पर हाथ रखकर सभी बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोली, तो मेरी बटालियन, तुम सब ने खाना खा लिया, अब चलो जल्दी पढ़ाई करो और फिर ट्रेनिंग के लिए भी निकलना है। जिसने भी थोड़ा सा नाटक किया मैं उसकी कंप्लेंट साइको से कर दूंगी। आसी की बात सुनकर सभी बच्चे हाथ खड़ा करते हुए बोले, नहीं नहीं, हमारी कंप्लेंट नहीं करना, हम ट्रेनिंग करने चले जाते रहे हैं। और कहते हुए सभी बच्चे मुस्कुराने लगे। इतने दिन बाद आसी को हंसते हुए देखकर सभी खुश थे। अब सब बच्चे अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल गए, पर घर के बड़े एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। राहुल ने मोबाइल निकालकर राका को कॉल किया।
राका, हम लोग क्या सुन रहे हैं? क्या क्रिस सचमुच मिल गया? कैसा है वह? आसी ने हमें बताया कि क्रिस ने उसे कॉल की थी। वह कहाँ है? हमारी उससे बात कराओ। उसकी मॉम का रो रो कर बुरा हाल है। वह इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? राहुल की बात सुनकर राका की आंखों में आंसू आ गए और उसने राहुल की बात का इमोशनल होते हुए जवाब दिया, सर, किंग का अभी तक कुछ पता नहीं चला। मुझे कल बटलर ने कॉल किया था और उसने बताया कि किंग के जाने के बाद क्वीन भी कुछ अच्छी नहीं लग रही। वह काफी परेशान रह रही है और रो रही है। इसलिए क्वीन को कंफर्ट फील कराने के लिए मैंने एक वॉइस डबिंग आर्टिस्ट से कॉल करवाई थी। आई एम सॉरी सर, पर मुझे यह करना पड़ा और हमारी टीम अभी तक किंग को ढूंढ रही है, पर जंगल काफी घना है। किंग का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, बस गॉड से प्रेयर कीजिए कि सब ठीक हो जाए। राका की बात सुनकर राहुल के चेहरे पर आई हुई चमक पूरी तरह गायब हो गई। उसकी आंखों से एक बार फिर सूखे हुए आंसू बहने लगे। इधर दूसरी तरफ आसी ट्रेनिंग कर रही थी और आज उनकी फाइटिंग हो रही थी। आसी और कैथी आपस में फाइटिंग कर रही थी और बाकी बच्चे अपनी टीम के साथ। और अचानक ही आसी का ध्यान भटका और गलती से आसी के शोल्डर पर एक गहरा जख्म लग गया। हालांकि कैथी ने बहुत जल्दी ही अपने हाथों को रोक लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। अब आसी की दर्द भरी चीख निकली और उसके हाथों से खून बहने लगा, जो सुनकर सभी बच्चों का ध्यान और ट्रेनर का ध्यान आसी की तरफ गया। अब कैथी ने जल्दी से अपनी तलवार नीचे फेंक दी और वह आसी को संभालने लगी। वह अपनी गलती के लिए बार बार आसी से माफी मांग रही थी, पर आसी ने उसे बड़ी ही आसानी से माफ कर दिया, क्योंकि आसी को गलती की थी। उसका ही ध्यान फाइटिंग में नहीं था। अब आसी को चोट लगने के बारे में घर में सभी को पता चला और सभी परेशान हो गए, पर जल्दी ही उसका इलाज शुरू हो गया और अब देखते ही देखते वक्त गुजरता गया। यूं ही करते करते 2 महीने का वक्त बीत गया। घर के बड़े अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रहे थे। आसी को हफ्ते में एक बार क्रिस की कॉल आती थी, जो कि राका एक वॉइस डबिंग आर्टिस्ट से करवाता था। और अब धीरे धीरे सभी लोग अपनी उम्मीद त्यागने लगे और 2 महीने बाद एक दिन राका आया। घर के सभी बड़े हॉल में बैठे हुए थे और सभी बच्चे बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे। राका की आंखों में आंसू थे। राका को अचानक देखकर सभी के दिल में एक घबराहट होने लगी। सभी जल्दी से सोफे से खड़े होकर उम्मीद भरी नजर से राका को देखने लगे, लेकिन राका बिना कुछ बोले खून से सना हुआ क्रिस का शर्ट उन लोगों के सामने कर देता है और अपना सर झुका लेता है। और यह देखकर सभी लोगों को बिना कुछ कहे सब समझ में आ गया और अब सब फूट फूट कर रोने लगे। राका उन लोगों से माफी मांगते हुए बोला, आई एम सो सॉरी, पर हम किंग को बचा नहीं पाए। हमने बहुत कोशिश की, पर उनकी कोई भी खबर नहीं मिली। शायद वह किसी जंगली जानवर का शिकार बन गए। यह सुनकर सभी लोगों के दिल को एक धक्का लगा। ऐना तो रोते रोते बेहोश हो गई थी। निकिता उसे किसी तरह संभाल रही थी। राहुल रो रहा था, उसे रुद्र संभाल रहा था। लगभग 1 घंटे बाद ऐना बेहोश अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी और निकिता उसका ख्याल रखने के लिए उसकी बगल में बैठी हुई थी। और अब राका, राहुल और रुद्र भी उसी कमरे में थे और राका ने क्रिश का आखिरी लेटर राहुल को देते हुए कहा, सर, यह किंग का आखिरी लेटर है। यह उनकी वसीयत है जो उन्होंने उस वक्त लिखी थी जब वह मिशन के लिए जा रहे थे, और उन्होंने कहा था अगर उन्हें मिशन में कभी भी कुछ भी हो जाए तो यह लेटर मैं आपको दे दूं। उस लेटर को पढ़ने के बाद राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके हाथ कांपने लगे। राहुल कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। राहुल को कुछ ना कहते हुए देखकर रुद्र ने उस लेटर को लेते हुए कहा, राहुल, क्या लिखा है इस लेटर में? कृष्ण ने क्या मैसेज छोड़ा है? रुद्र ने जब लेटर पढ़ा, उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ हैरानी थी, क्योंकि उसमें लिखा था, डैड, अगर आप यह लेटर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में अब नहीं हूँ। लेकिन डैड, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। यह लेटर मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपको पता हो कि आगे क्या करना है। डैड, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो घर संभालने की जिम्मेदारी आपकी और रॉकी की है। बच्चों की ट्रेनिंग किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए,
क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है जिसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। और सबसे बड़ी बात, फायरफ्लाई का ख्याल रखना, वह मासूम है, मेरे जाने से उसे बहुत तकलीफ होगी, पर मुझे पूरा यकीन है कि वह मुझे जल्दी ही भूल जाएगी। फ्यूचर के लिए उसका क्वीन बनना जरूरी है और क्वीन किंग के बिना अधूरी है। इसलिए हेड डैड, अगर मुझे कुछ हो जाए तो फायरफ्लाई की शादी रॉकी से कर देना। मुझे पूरा यकीन है कि वह उसका ख्याल रखेगा। और डैड प्लीज रोना मत, क्योंकि आपको घर में सब संभालना है। आप किंग के डैड हैं, आप ग्रेटेस्ट किंग हैं। बी स्ट्रॉन्ग डैड। इस लेटर को पूरा पढ़ने के बाद अब कमरे में सभी लोग फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन निकिता यह सुनकर रोते हुए बोली, यह क्रिस ने क्या लिखा है? ऐसा नहीं हो सकता। आसी मासूम है पर बेवकूफ नहीं। वह क्रिस से प्यार करती है, वह उसे कैसे भूलेगी? वह हर दिन क्रिस के वापस आने की उम्मीद करती है, मुस्कुराती है और अगले दिन का इंतजार करती है। अगर उसे पता चलेगा कि क्रिस अब कभी नहीं आएगा तो वह टूट जाएगी। अरे उन दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए काफी स्पेशल हैं, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्रिस यह क्यों नहीं समझता? निकिता की बात सुनकर रुद्र रोते हुए बोला, क्योंकि वह उसकी भलाई चाहता है, वह सेफ रहे, हैप्पी रहे, क्रिस के जाने के बाद उसकी लाइफ रुक ना जाए इसलिए। और अब हमें क्रिस की आखिरी इच्छा को पूरा करना होगा, क्योंकि उसे फ्यूचर के लिए तैयार होना होगा और फ्यूचर में उसे उसका किंग चाहिए जो अब रॉकी बनेगा। रुद्र की बात सुनकर निकिता रोते हुए बोली, तुम लोग पागल हो गए हो, आसी नहीं मानेगी। अरे मेरी मासूम सी बच्ची है, उसने अभी जिंदगी देखनी शुरू भी नहीं की थी, पता नहीं उसकी लाइफ में अभी क्या क्या लिखा है। वह जिस किसी के भी करीब जाती है, जिसे भी अपना मानती है, वह इंसान उससे दूर हो जाता है। पता नहीं उसकी लाइफ में अभी क्या क्या स्ट्रगल लिखा है, हम उसे कैसे समझाएंगे? निकिता की बात सुनकर राका अपने आप को रोने से कंट्रोल करते हुए बोला, क्वीन को समझाना होगा मिसेस सिंघानिया, क्योंकि बहुत बुरी खबर है। युवान खन्ना को होश आ चुका है और होश में आते ही सबसे पहले वह क्वीन को ही ढूंढ रहा था। वह पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहा है, क्योंकि वह उसकी जिद बन चुकी है और उसने अपने सारे सोर्स लगा दिए हैं उन्हें ढूंढने के लिए। और इसीलिए अब क्वीन को हार्ड ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वह एक क्वीन की पोजीशन लेने के लिए तैयार हो सकें, जैसा कि किस्मत ने उनके लिए डिसाइड कर रखा है। वह लोग आपस में बातें कर रही थी, तभी अचानक कमरे के बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई, जिसे सुनकर सभी लोग उठे और थोड़ा हैरान हो गए। फिर जल्दी से राका कमरे के बाहर जाकर देखता है तो उसने आसी को रोते हुए भागते हुए देख लिया था। इसका मतलब था कि आसी ने सब सुन लिया है। अब राका ने इस बारे में घर के सभी बड़े लोगों को बताया। दरअसल कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और आसी पानी पीने के लिए आई थी, लेकिन कमरे में सभी लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर वह कमरे की तरफ आ गई। अब सभी लोग आसी को समझाने के लिए उसके पीछे दौड़ गए। आसी बेटा, हमारी बात तो सुनो बेटा, संभालो खुद को। लेकिन आसी इस वक्त कॉरिडोर से होकर दौड़ते हुए अपने कमरे में आ गई और जल्दी से दरवाजा बंद करके अपना मुंह दबाकर बेड पर बैठकर क्रिस के तकिए को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसका क्रिस अब नहीं रहा। वह साइको का नाम लेकर फूट फूट कर रो रही थी, साइको प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज साइको, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, ट्रेनिंग भी पूरी करूंगी, तुमसे प्यार भी करूंगी और तुम्हारी सारी बात मानूंगी। प्लीज आ जाओ साइको, प्लीज आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी साइको, प्लीज वापस आ जाओ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तो फिर आज यह क्यों हो रहा है साइको? कहते हुए आसी फूट फूट कर रो रही थी। घर के सभी बड़े दरवाजा पीटते हुए आसी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। सबको डर था कि वह कुछ गलत ना कर बैठे। सभी लोगों को परेशान देखकर आसी रोते हुए दरवाजा खोलती है और अब निकिता के सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। उससे अकेले दिल का यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह यह बात बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि उसका क्रिश अब नहीं आएगा। निकिता उसे अपने सीने से लगाकर बड़ी मुश्किल से शांत करती है। आसी रोते रोते बेहोश हो गई थी। उसे बिस्तर पर लिटाकर उसका ख्याल रखा जा रहा था।
इधर दूसरी तरफ अब घर में सभी को पता चल चुका था कि क्रिश के साथ क्या हुआ है, और अब सभी का चेहरा मायूस हो गया था। सभी की आंखों में आंसू थे, और इधर अंधेरे कमरे में एक शख्स की फोटो दीवार पर लगी हुई थी, और उसकी फोटो के आगे मोमबत्तियां जल रही थीं। और उस फोटो को कैथी देखते हुए अपने हाथ में एक छोटा सा कप केक लेकर उस फोटो के आगे रखते हुए और भी कैंडल जलाते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर जॉस, हैप्पी बर्थडे टू यू। और अब उसने वह कप केक जॉस की फोटो पर रखते हुए अपनी आंखों में आंसू लेकर कहा, जॉस आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, पर देखो मैं कुछ नहीं भूली, ना तुम्हें, ना तुम्हारा बर्थडे, और ना ही हमारे बदले को। उसके कारण तुम्हारी मौत हुई है जॉस, आज उसके कारण तुम मेरे साथ नहीं हो। उन लोगों को तो कुछ याद भी नहीं, ना तुम्हारी यादें, पर मुझे सब याद है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब तुम्हारा प्यार। आज उस धोखेबाज लड़की आसी का कारण तुम मेरे साथ नहीं हो। उस माफिया युवान खन्ना के डैड ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया, तुम्हें मार दिया, और मैं कुछ नहीं कर पाई। वह लड़की अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, पर मेरे दिल का दर्द तो कोई नहीं देख पाता जो तुमसे दूर होकर मुझे मिला है। मैंने अपने बदले के लिए उसे बहुत बार खत्म करने की कोशिश की, पर मैं हमेशा नाकामयाब रही। हर बार सही मौके की तलाश करती हूँ, पर बार बार इसका साइको जाकर उसे बचा लेता है। कहते हुए उसकी आंखों में एक दर्द नजर आ रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह अपनी आंखों में आंसू लेकर, चेहरे पर मुस्कान लेकर जॉस की फोटो देखते हुए बोली, पर अब एक खुशखबरी है जॉस, उसका साइको मर चुका है, अब वह उसे बचाने नहीं आएगा, और अब मेरा रास्ता क्लियर हो चुका है। बहुत जल्द मैं उसे मारकर तुम्हारी मौत का बदला लूंगी, क्योंकि जो भी हुआ उसकी वजह से हुआ। अगर वह हमारी जिंदगी में नहीं आती तो आज तुम मेरे साथ होते। बस तुम इंतजार करो जॉस, मैं बहुत जल्द उसे दुनिया से खत्म कर दूंगी, क्योंकि उसका प्रोटेक्टर मर चुका है। दोस्ती का नकाब पहनकर जिस तरह उसने हमारी खुशियां छीन ली, तुम्हारी जान छीन ली, मैं भी दोस्ती का नकाब पहनकर उससे उसकी जिंदगी छीन लूंगी। तुम बस देखते जाओ जॉस तुम्हारी कैथी क्या करती है। कहते हुए कैथी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, और अब देखते ही देखते रात बीत गई। घर में मातम पसरा हुआ था। घर में ना कोई खेल रहा था, ना हंस रहा था, ना बोल रहा था। आसी बेहोश थी। ऐना को होश आ चुका था और वह किसी तरह रो रो कर खुद को संभाल रही थी। दोपहर 12 बजे आसी को होश आया, और अब उसे रात की सारी बातें याद आने लगीं, जिसे याद करके वह फूट फूट कर एक बार फिर रोने लगी। वह घंटों तक बैठकर रोती रही और कृष की बातों को, उसके प्यार को और उसकी डांट को याद करती रही। जब जब कृष्ण ने उसे बचाया, जब जब उसने उसे स्पेशल फील कराया, उसकी बाहों का सुकून आसी को अब सब याद आ रहा था, और याद करते हुए वह और भी ज्यादा रो रही थी। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। शाम 4 बजे अचानक आसी को कृष की कुछ बातें याद आईं। जब उसने कहा था, दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। इन्हें याद करते हुए आसी एक लंबी ठंडी सांस लेती है। वह रोते हुए कृष के तकिए को अपने सीने से लगाते हुए खुद से बोली, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते साइको। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मेरे लिए वापस आओगे, और मुझे यकीन है अगर तुमने वादा किया है तो तुम जरूर आओगे। घर में सब बेवकूफ हैं, किसी को यकीन नहीं है, पर मुझे है, तुम जरूर आओगे साइको, और इसलिए मैं अब नहीं रोऊंगी। आसी खुद को दिलासा देकर चुपचाप अपने बिस्तर से उठी और बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। थोड़ी ही देर में वह नहाकर निकली और हमेशा की तरह एक जीन्स और टॉप पहनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। उसने अपने बालों की चोटी बनाई और मांग में हमेशा की तरह सिंदूर लगाया। अपने गले में पहने हुए मंगलसूत्र को किस करके कहा, तुम आओगे साइको, और मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तुमने मुझे कहा है कि मुझे ट्रेनिंग करनी है और मैं करूंगी। मैं अपने घर को संभालूंगी। तुम बस जल्दी आ जाओ साइको। आसी एक ठंडी सांस लेकर कमरे से बाहर निकली और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। बटलर का भी चेहरा आज लटका हुआ था। आसी डाइनिंग टेबल पर देखते हुए बोली, खाना कहाँ है?
बटलर सर झुकाकर बोला, मैं माफी चाहता हूँ मैम, मैं अभी लेकर आता हूँ। बटलर जल्दी से खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर अरेंज करने लगता है और आसी की इस हरकत पर ऐना अचानक ही हैरान होते हुए बोली, आसी यह क्या है बेटा, तुम खाना खा रही हो और तुमने हमेशा की तरह यह श्रृंगार क्यों किया है? तुम देख रही हो घर में सभी लोगों ने व्हाइट ड्रेस पहनी है, तुम्हें भी व्हाइट ड्रेस पहननी चाहिए और यह सिंदूर अब नहीं लगा सकती तुम। ऐना की बात सुनकर आसी ने हैरान ऐना की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन क्यों मॉम, आप ही ने तो कहा था कि शादी के बाद मुझे हमेशा यह सिंदूर लगाना है, इसलिए मैंने लगाया है। और खाना तो मुझे खाना होगा, और सिर्फ मुझे नहीं, सभी लोगों को खाना होगा। हमें ट्रेनिंग के लिए निकलना है। साइको ने कहा था कि ट्रेनिंग एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए। वह आएगा तो बहुत गुस्सा करेगा और मुझे डांट नहीं सुननी। वह वैसे भी बहुत गुस्सा करता है मुझ पर। आसी की बात सुनकर निकिता आगे आते हुए थोड़ा घबराते हुए बोली, आसी तुम बोल रही हो बेटा, तुम्हारा साइको अब? इससे पहले कि निकिता आगे कुछ कह पाती, आसी ने अपना हाथ दिखाकर उसे और बोलने से रोक दिया और फिर अपनी जगह से उठकर एक एप्पल लेकर उसे खाते हुए बोली, मेरा साइको आएगा मासी, उसने मुझसे वादा किया है और वह अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। मेरा दिल कहता है वह आएगा। आसी एप्पल खाते हुए बाहर की तरफ जाते हुए सभी बच्चों की तरफ देखकर बोली, ट्रेनिंग का टाइम हो रहा है, सभी नाश्ता करके जल्दी बाहर आओ। तुम यह मत समझना कि किंग नहीं है तो तुम लोग अपनी मनमर्जी करोगे। किंग के एब्सेंट में क्वीन इस बात का ख्याल रखेगी कि कोई भी यहाँ के रूल ब्रेक ना करे। मैं तुम लोगों का बाहर वेट कर रही हूँ। कहते हुए आसी ट्रेनिंग के लिए चली गई और सभी लोग आसी का यह रूल देखकर हैरान रह गए। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह उनकी आसी है जो आज बहुत समझदारी भरी बातें कर रही थी। हालांकि उसकी समझदारी देखकर घर के बड़े डर रहे थे कि कहीं क्रिस के जाने का उसके दिमाग पर कोई असर ना हुआ हो। आसी अब दिलो जान से ट्रेनिंग कर रही थी और कैथी भी पूरी कोशिश कर रही थी किसी न किसी तरीके से आसी को मारने या घायल करने की, और कई बार वह उसे घायल करने में कामयाब भी हो जाती थी। पर अब आसी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही थी, उसके अंदर का आत्मविश्वास जाग रहा था। वह घायल होने के बावजूद अगले दिन ट्रेनिंग करने एक बार फिर शुरू हो जाती है। वह अब अपनी फाइटिंग स्किल और शूटिंग स्किल में काफी माहिर हो चुकी थी। देखते ही देखते 1 महीने का वक्त बीत गया और अब आसी का रोज रोज सिंदूर लगाना, क्रिस के नाम का मंगलसूत्र पहनना ऐना को खटकने लगा था, क्योंकि वह जब जब उस सिंदूर को देखती थी उसे अपना बेटा याद आता था। और अब उसने घर के सभी बड़ों से बात की ताकि आसी को विधवा का रूप दिया जा सके और उसकी दूसरी शादी करवा कर रॉकी को उसका पार्टनर बनाया जा सके। हालांकि अभी घर के बड़े इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें कुछ समय चाहिए था ताकि वह आसी को क्रिस की मौत स्वीकार करा सकें। पर ऐना ने उन लोगों को समझाया कि आसी इस वक्त काफी अकेली है और उसे एक बार फिर एक सपोर्टिंग पार्टनर की जरूरत है जो उसे सपोर्ट करे। शायद रॉकी से शादी करने के बाद आसी अपने अंदर की कमी को पूरा कर सके। और वह लोग अब भूल रहे थे कि खतरा अब बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि युवान खन्ना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है और अब वह अपनी आई सर्जरी करवा रहा है, क्योंकि क्रिस ने उसकी एक आंख फोड़ दी थी और अब वह बदले की आग में जल रहा है। और अब घर के बड़ों को भी यह आइडिया सही लगा कि आसी जब नई जिंदगी में कदम रखेगी तो शायद वह अपनी पुरानी जिंदगी को भूल सके। इस बारे में उन्होंने रॉकी से बात की। हालांकि रॉकी शादी के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि आसी क्रिस से प्यार करती है, वह इतनी आसानी से उसे नहीं भूलेगी। पर जब उसे क्रिस का लेटर दिया गया तो अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए रॉकी तैयार हो गया। और अब शाम के वक्त रॉकी और आसी बालकनी में बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी रॉकी ने आसी का हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर आसी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। आखिर क्या हो जाएंगे रॉकी और आसी एक? आखिर कहाँ चला गया है क्रिश? इस कहानी में आने वाला है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। तो कहानी को सुनने और पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल DL हिंदी स्टोरी पर।
और दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। कहानी को पढ़ने और सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें।